हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्य अकेडमी। चलिए तो आज हम देखते हैं क्या हम शासन व्यवस्था पर चर्चा कर रहे थे, जहां हमने क्या देखा था, प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष। दूसरा हमने क्या देख लिया था, संसदीय बनाम अध्यक्षात्मक। अब हम देखते हैं क्या एकात्मक बनाम संघात्मक। क्या देखना है अपने को, एकात्मक बनाम संघात्मक। एकात्मक बनाम संघात्मक। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर हम। देखिए जैसा आपने देखा था कि संसदीय बनाम अध्यक्षात्मक में क्या था कि संसदीय जहाँ पर होगी वहाँ पर क्या होगा, दो प्रमुख होंगे। लेकिन अध्यक्षात्मक में क्या था कि वहाँ पर केवल क्या था, एक प्रमुख था। संसदीय में क्या हो रहा था कि वहाँ पर कार्यपालिका क्या थी, विधायिका के प्रति क्या थी, उत्तरदायी थी। लेकिन अध्यक्षात्मक में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। तो वहाँ पर क्या था, सेपरेशन ऑफ पावर चलता था। कहाँ पर, अध्यक्षात्मक में। लेकिन संसदीय में क्या चल रहा था, अवरोध और संतुलन। तो भारत में भी है सेपरेशन ऑफ पावर आर्टिकल 50 में, पर वो किसके बीच है, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच है। तो हमने यहाँ पर देखा था कि संसदीय में जो सरकार क्या रहती है, भले ही अस्थिर रहती है, लेकिन सरकार कभी भी क्या नहीं बन पाती है, तानाशाह नहीं हो पाती है। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या थी, यहाँ सरकार स्थिर तो रहती है, लेकिन कई बार क्या हो सकती है, ऑटोक्रेट गवर्नमेंट बन सकती है। ये इस प्रकार की यहाँ पर समस्याएं आ रही थी। तो हमने दोनों के जो है गुण और लाभ दोष पर हमने चर्चा कर लिया था। तो आज हम चर्चा करते हैं किस पर, एकात्मक और किस पर, संघात्मक पर। देखिए ये जो विभाजन है शासन व्यवस्था का, ये किसके आधार पर है, ये जो है शक्ति के आधार पर विभाजन है। किसके आधार पर, शक्ति, बाय द बेस्ड ऑन पावर। ये शक्ति के आधार पर जो है शासन व्यवस्था का या फिर लोकतंत्र का विभाजन है, जिसमें एक होता है एकात्मक और एक होता है क्या, संघात्मक। एकात्मक और क्या, संघात्मक। एकात्मक और क्या, संघात्मक। क्लियर है। चलिए देखिए एकात्मक। अब ये एकात्मक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो है राज्य सरकारें केंद्र की क्या होती हैं, अनुषंगी होती हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि राज्य सरकारें क्या होती हैं, राज्य सरकारें जो होती हैं वो केंद्र की क्या होती हैं, अनुषंगी। केंद्र की अनुषंगी होती हैं। क्लियर है। आसान भाषा में ये कहें कि अगर जो है पावर या शक्ति केवल किसके पास हो, केवल जो है सेंट्रल के पास हो, पावर जो है केवल किसके पास हो, सेंट्रल के पास हो, स्टेट को पावर ना मिला हो, तो क्या कहलाता है, एकात्मक। क्या कहलाता है, एकात्मक। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कौन कौन से देश इसको फॉलो करते हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर फॉलो करता है इसको ब्रिटेन। ब्रिटेन में किस प्रकार शासन प्रणाली है, एकात्मक। इसके अलावा और भी यूरोपीय कंट्री हैं, ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि क्या करते हैं, एकात्मक प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाते हैं। दूसरा देखते हैं यहाँ पर हम, संघात्मक। संघात्मक मतलब क्या होता है, जहाँ पर शक्ति कैसा हो, जहाँ पर पावर क्या हो, सेंट्रल और स्टेट में क्या हो, बटा हो। जहाँ पावर कैसा हो, सेंट्रल एंड स्टेट में क्या हो, बटा हो, वो क्या कहलाता है, संघात्मक प्रकार। जहाँ पावर किसको हो, दोनों को मिला हो, किसको, केंद्र को भी और राज्य को, तो वो क्या होगा, सत्ता जहाँ पर दोनों के पास हो, केंद्र के पास भी हो, राज्य के पास भी हो, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है क्या, संघात्मक प्रकार की शासन व्यवस्था। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए आप लोग कौन कौन देश फॉलो करते हैं इसको, इंडिया, अमेरिका। यहाँ पर क्या चलती है, संघात्मक प्रकार की व्यवस्था चलती है। देखिए एक चीज़ अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसके पहले हमने पढ़ा था क्या, संसदीय और अध्यक्षात्मक। तो संसदीय का जो एग्जाम्पल था वो क्या था, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाने वाले कौन थे, भारत और कौन, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में क्या चल रहा था, संसदीय। अमेरिका में क्या चल रहा था, अध्यक्षात्मक। लेकिन यहाँ पर देखिए एकात्मक की जब बात आएगी, शक्ति के आधार पर जब बात करेंगे हम, एकात्मक की बात करेंगे, तो जो ब्रिटेन किसको अपना रहा था, संसदीय को, अब यहाँ पर ब्रिटेन किसको अपनाता है, एकात्मक। जो अमेरिका वहाँ पर किसको अपना रहा था, प्रेसिडेंशियल सिस्टम को, शक्ति के आधार पर किसको अपनाते हैं, वो संघात्मक को अपनाते हैं। भारत में क्या था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, और संघात्मक शासन प्रणाली पावर के आधार पर है।
ये आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या था आपका शक्ति के आधार पर लोकतंत्र, जहाँ पर दो प्रकार हैं, एकात्मक और संघात्मक। चलिए अब आगे देखते हैं इसी में हम लोग कि ये जो एकात्मक सरकार है, ये एकात्मक सरकार जो है किन किन जगहों पर फायदेमंद होता है, इसके फायदे क्या क्या हैं। देखिए एकात्मक सरकार जो है आप समझ सकते हैं यहाँ पर पावर सिर्फ किसको मिला हुआ है, सेंट्रल को मिला हुआ है, केंद्र के पास पूरी सत्ता है, राज्य के पास कोई सत्ता या फिर पावर नहीं है। तो ये किन क्षेत्रों के लिए, ये जो है फायदेमंद होगा सीमित क्षेत्रों के लिए। किन क्षेत्रों के लिए, सीमित क्षेत्रों के लिए। सीमित क्षेत्र कहने का मतलब जिनका पॉपुलेशन कम है, जिनकी जनसंख्या कम है, जिनका क्षेत्रफल कम है, उन जगहों में ये शासन प्रणाली क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। लेकिन जो क्षेत्र बहुत बड़े हैं जैसे कि भारत, अमेरिका, इन जगहों में क्या होगा, ये प्रणाली क्या है, एप्लीकेबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगा, देखिए अगर जो है पावर केवल किसको मिला हो, केंद्र को मिला हो, राज्यों को कोई पावर ना हो, तो ऐसी स्थिति में क्या है, आप भारत जैसे देशों की अगर आप कल्पना करते हैं तो इन जगहों में देखिए कैसा होगा कि पूरी सत्ता मान लीजिए कहाँ पर है, दिल्ली के पास है। तो आपको कोई भी छोटा मोटा कुछ भी कार्य करवाना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, दिल्ली। और दिल्ली जो है, दिल्ली की जो सरकार होगी वो यहाँ तक ये भी नहीं जान पाएगी भारत के किस रिमोट इलाके में, कौन से गांव में कौन सी समस्या चल रही है। तो इस तरह से क्या होगा, विकास कार्य क्या है, बड़े देशों में अगर क्या होगा, एकात्मक शासन प्रणाली होगी तो विकास कार्य क्या हो जाएंगे, अवरुद्ध हो जाएंगे, विकास कार्य हो ही नहीं पाएगा। इसलिए कैसा है ये छोटे और सीमित जो क्षेत्र जिन देशों के होते हैं, जहाँ जनसंख्या भी बहुत कम होती है, उन जगहों के लिए क्या होगी, ये एप्लीकेबल होगी। देखिए दूसरा कहाँ पर फायदेमंद होगा, दूसरा जो है उन जगहों में जहाँ पर डाइवर्सिटी क्या होगी, कम होगी। जहाँ पर क्या कम होगी, विविधता क्या होगी, कम होगी। जहाँ पर डाइवर्सिटी या विविधता क्या होगी, कम। अब इस डाइवर्सिटी या फिर विविधता कम होने का मतलब क्या है कि डाइवर्सिटी कम होने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर क्या हो, विविधताएं तो बहुत प्रकार की हो सकती हैं, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी हो सकती है, भौगोलिक विविधता हो सकती है, सांस्कृतिक विविधता हो सकती है। जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत में ये एकात्मक जो है एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भारत में जो है डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर भौगोलिक विविधता बहुत ज़्यादा है। कैसे, भारत की कुछ जगहों में क्या है, बारिश होता ही नहीं है, पूरा रेगिस्तान है। तो भारत कुछ जगहों में क्या है, दिन रात पानी गिर रहा है। भारत कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर जो है वर्ष भर क्या है, बर्फ़ से ढका हुआ है। भारत कुछ जगह क्या है, पहाड़ी क्षेत्र हैं, कुछ क्षेत्र क्या है, मैदानी क्षेत्र है, तो कुछ कैसे हैं, कोस्टल एरिया हैं, समुद्री इलाके हैं। तो हर जगह कैसा है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप देखते हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में जो है, पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को ध्यान में रखते हुए क्या बनाना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जो है उनके अनुरूप कानून बनाना पड़ेगा। तो मैदानी क्षेत्र के कानून अगर आप कहाँ पर लागू करना चाहेंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में, तो क्या है वो कानून जो है एक्सेप्टेबल नहीं हो पाएगा उन क्षेत्र के लोगों के द्वारा। तो इसलिए कैसा है कि जहाँ पर जो है विविधता क्या होगी, बहुत कम होगी, उन जगहों में क्या है, केवल अगर केंद्र के पास पावर होगा या फिर एक ही सत्ता होगी तो सब पर क्या है, एक समान कानून बना देगी वो। लेकिन जहाँ पर विविधता क्या है, बहुत ज़्यादा होगा, जो क्षेत्र बहुत ज़्यादा बड़े होंगे जैसे कि भारत वगैरह है, तो यहाँ पर जो विभिन्न राज्यों को देखते हुए क्या करना पड़ता है, उन राज्यों की भौगोलिक दशाओं को देखते हुए क्या करना पड़ता है, वहाँ के लोगों के लिए कानून निर्माण करना पड़ता है, वहाँ के लोगों के लिए कानून जो लागू करवाना पड़ता है। तो इन जगहों में कैसा है, ये चीज़ जो है एप्लीकेबल नहीं होगी। तो क्या होगा दूसरा, यहाँ पर जहाँ पर डाइवर्सिटी कम होगी, जहाँ पर विविधता कम होगी, उन क्षेत्रों के लिए क्या होगा, ये फ़ायदेमंद होगा। और क्या होगा, इसका एक फ़ायदा ये है एकात्मक का कि इससे निर्णय में क्या होती है, तेज़ी आती है। निर्णय क्या होते हैं, तेज़ी से होते हैं, फास्ट डिसीजन होता है। इससे निर्णय क्या होते हैं, तेज़ी से होते हैं। अब देखिए निर्णय तेज़ी से तो होंगे ही, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अवरोध करने के लिए क्या है, कोई और पावर किसी के पास है नहीं, केवल एक ही के पास पावर है, वो किसके पास है, सेंट्रल के पास पावर है, और वही निर्णय लेने की शक्ति भी उसी के पास है, और किसी के पास जो है निर्णय लेने की शक्ति तो है ही नहीं। तो इसके सेंट्रल के कार्यों में, उसके निर्णय में अवरोध उत्पन्न करने के लिए, बाधा उत्पन्न करने वाली और किसी को पावर मिला ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, निर्णय में क्या होगी, तेजी आएगी, कि इसकी क्या है, बहुत बड़ी खासियत है। और क्या होगा, ठीक, खर्च में कमी आएगी, खर्च कम होगा इससे। अब खर्च कम होगा मतलब क्या, आप क्या कर रहे हैं, केंद्र और राज्य दोनों को पावर दे रहे हैं, या पावर और भी विभिन्न स्तरों में बांट रहे हैं। तो जितने स्तरों में पावर बटेगा,
उतने क्या करने पड़ेंगे आपको, पद बनाने पड़ेंगे। उतने पद बनाएंगे मतलब क्या करना पड़ेगा, उन पदों को सैलरी भी देनी पड़ेगी, वेतन भी देना पड़ेगा। तो इसका कहने का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, जब बहुत सारे स्तरों में जब शासन बढ़ जाएगा, सत्ता बढ़ जाएगी, तो बहुत सारे पदों का क्या होगा, सृजन होगा, इससे खर्च क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन एकात्मक में क्या होता है, एकात्मक में जो है सत्ता सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, सत्ता जो है ओनली किसके पास है, सेंट्रल के पास है। वहाँ नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, कम है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, खर्च भी यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। नंबर ऑफ मिनिस्टर भी यहाँ पर कम होंगे, कार्यकर्ता भी यहाँ पर कम होंगे, तो यहाँ पर खर्च में क्या आती है, कमी आती है। लेकिन इन जगहों में क्या होता है, संघात्मक में, वहाँ पर क्या होगा, खर्च बढ़ेगा। और क्या है देखिए इसके फायदे। यहाँ पर जो है केंद्र और राज्य के बीच विवाद कभी नहीं होगा, सेंट्रल स्टेट डिस्प्यूट या फिर क्या कन्फ्लिक्ट कभी नहीं होगा, सेंट्रल स्टेट ठीक विवाद, केंद्र राज्य विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। क्यों नहीं होता है, ये तो आसान है, क्योंकि यहाँ पर जो है राज्यों को कोई पावर मिला ही नहीं है, पूरा पावर तो किसके पास है, केंद्र के पास है। तो ऐसी स्थिति में विवाद की संभावनाएं क्या होती हैं, जीरो होती हैं। तो विवाद यहाँ पर होगा ही नहीं, क्योंकि राज्य का यहाँ पर कैसा है, शक्ति के आधार पर कोई अस्तित्व है ही नहीं, तो वो केंद्र का विरोध तो कर ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर क्या है, विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। ठीक, अब देखते हैं क्या संघा, इसके नुकसान भी देख लेते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर एकात्मक के नुकसान भी देख लेते हैं। हानि देखिए, नुकसान क्या होगा, एकात्मक का नुकसान क्या होगा, तो नुकसान में सबसे पहला क्या है एकात्मक का, प्रशासनिक दूरी। क्या है, प्रशासनिक दूरी, प्रशासनिक दूरी। देखिए अब ये प्रशासनिक दूरी क्या होता है, ठीक है, प्रशासनिक दूरी क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर कैसा है, जो पावर है वो सिर्फ किसके पास है, वो केवल जो है सेंट्रल के पास है। पावर सिर्फ किसके पास है, सेंट्रल के पास है। तो अगर इसी के पास पावर होगा तो आप समझ सकते हैं कि पूरे क्षेत्र में केवल ध्यान कौन रखेगा, सत्ता शासन कौन करेगी, यही करेगी। तो ऐसी स्थिति में एक समस्या क्या हो सकता है कि जन अपेक्षाओं को पूरा करने में ये क्या हो सकती है, असमर्थ हो सकती है। जैसे आप देखते हैं भारत के, अगर कहीं भी किसी देश की बात करते हैं तो अगर वहाँ पर कैसा है, कोई गांव के क्षेत्र में अगर मान लो कोई समस्या आती है, अगर वहाँ पर एकात्मक सरकार है तो गांव के लेवल पर भी कोई समस्या आती है, कुछ सीधे कहाँ जाना पड़ेगा, सीधे आपको सेंट्रल जाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में कैसा है, कुछ गांव वाले हो सकता है जो है उन चीज़ों को कंप्लेन ही ना करें या अपनी समस्याओं को बताए ही ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो समस्या बढ़ती जाएगी और बाद में क्या कर लेता है, वो शिकायत का रूप भी धारण कर लेता है। जब ये शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है तो क्या होता है, एक समय बाद ये विद्रोह का रूप धारण कर लेता है। कहने का मतलब क्या है कि ये क्या है, देखिए ये क्या होता है कि ये सरकार के कार्य हैं, ये क्या है, ये सरकार का कार्य है, सरकार का कार्य। ये पर जो लोगों की अपेक्षाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं, जन अपेक्षाएं यहाँ होती हैं, जन अपेक्षाएं यहाँ। तो इसके बीच में जो डिस्टेंस जो बन रहा है आपका, ये जो गैप बन रहा है बीच में, इस गैप को ही कहते हैं क्या, शिकायत। क्या कहते हैं इसी को, शिकायत। जब यही शिकायत क्या करने लगती है, बढ़ने लगती है तो ये क्या हो जाता है, ये विद्रोह का रूप धारण कर लेती है, क्रांति का रूप धारण कर लेती है। ये एक समस्या है। तो ये क्यों बढ़ रहा है शिकायत, ये शिकायत जो है प्रशासनिक दूरी की वजह से बढ़ रहा है। मतलब प्रशासनिक अमला या फिर प्रशासन जो है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। आप बार बार क्या शिकायत कर रहे हैं कि ये चीज़ ख़राब है, यहाँ नालियाँ नहीं है, सड़कें नहीं हैं, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, पर तब भी क्या है, प्रशासन जो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा, आपकी शिकायत सुन ही नहीं पा रहा है। तो ये शिकायत धीरे धीरे जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या कर लेता है, ये विद्रोह का रूप क्या कर लेता है, धारण कर लेता है। तो हमेशा ये शिकायत क्या होना चाहिए, थोड़ा कम होने चाहिए। जितने कम होंगे सरकार उतनी क्या होगी, सफल होगी। तो इसलिए यहाँ पर कैसा है, अगर जो है केवल सत्ता सेंट्रल के पास हो, किसी और के पास ना हो, मतलब कि एकात्मक हो, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, वहाँ पर जो है प्रशासनिक दूरी जो है जन्म ले सकती है। और प्रशासनिक दूरी से क्या होते हैं, शिकायत बढ़ने लगते हैं। अगर शिकायत बढ़ेंगे तो आगे चलकर वो विद्रोह का रूप क्या कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। ये इसका क्या होगा, नुकसान होगा। दूसरा देखिए, दूसरा वही है स्थानीय अपेक्षाओं को स्वर न मिल पाना। तो वही जो बताया मैंने आपको कि जो स्थानीय अपेक्षाएं होती हैं उनको जो है स्वर नहीं मिल पाता।
स्थानीय अपेक्षाओं को स्वर नहीं मिल पाता। तो जो स्थानीय अपेक्षाएं होती हैं, जो स्थानीय लोगों की जो भी सुविधाएं अपेक्षाएं होती हैं, उनको पूरा करने में ये क्या रहते हैं, असमर्थ रहते हैं। ये एक समस्या है यहाँ पर, या बता नहीं पाते हैं उनको। क्लियर है। तीसरी समस्या क्या होती है, केंद्रीकरण क्या होता है, इससे बढ़ता है। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, बढ़ता है। केंद्रीकरण क्या होता है, इससे बढ़ता है। और क्या होगी इसमें जो है केंद्र जो है राज्यों का शोषण कर सकता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि केंद्र को ही सत्ता प्राप्त है, राज्यों को किसी प्रकार की सत्ता प्राप्त यहाँ पर है ही नहीं। तो राज्य जो है कंप्लेन ही नहीं कर पाएंगे केंद्र पर। तो यहाँ पर क्या कर सकता है, हो सकता है जो राज्य का शोषण कर सकता है, केंद्र जो है एक्सप्लॉयटेशन कर सकता है किसका, राज्यों का। ये एक यहाँ पर क्या होगी, समस्या उत्पन्न हो सकती है किसमें, एकात्मक में। तो एकात्मक में हमने क्या देखे, फायदे भी देखे और क्या देखे, नुकसान देखे। लेकिन संघात्मक के लाभ क्या होंगे, देखिए संघात्मक के लाभ में पहला होगा कि शासन जो है या फिर सत्ता जो है वो जनता के ही पास होता है। क्लियर है। संघात्मक में क्या होता है, देखिए जो शासन या फिर जो सत्ता होती है वो सत्ता किसके पास होती है, वो जो है जनता के ही पास होती है। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये भी समझ लेते हैं हम लोग। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि सत्ता या फिर पावर किसके पास, जनता के पास है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सत्ता विभिन्न स्तरों में क्या है, बटा हुआ है। ऊपर में केंद्र को भी पावर प्राप्त है, नीचे राज्य को भी प्राप्त है, उसके नीचे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन को भी क्या प्राप्त है, सत्ता प्राप्त है। मतलब कि गांव या फिर क्या ग्रास रूट लेवल के लोग भी क्या हो रहे हैं, पावर से जुड़ पा रहे हैं, सत्ता से जुड़ पा रहे हैं और अपनी समस्याओं को सुलझा भी पा रहे हैं और बता भी पा रहे हैं। तो इसलिए क्या है यहाँ पर, अगर जो सत्ता जो विभिन्न स्तरों में अगर बटा होगा, पावर जो है केवल एक के पास न होकर बहुत सारे स्तरों में अगर बांटेंगे तो उससे क्या होगा, ये पावर एक्चुअल में किसके पास जा पाएगा, जनता के पास जा पाएगा। दूसरा देखिए इसका फायदा क्या है, सेकंड क्या है, इससे जो है यही जो इसके नुकसान थे इसके फायदे हो जाएंगे। स्थानीय अपेक्षाओं को स्वर मिलेगा, स्थानीय अपेक्षाओं को स्वर, तो वे आवाज़ उठा पाएंगे। जो नीचे डिप्राइव क्लास के लोग हैं, जो निचले स्तर के जो लोग हैं, वो क्या कर पाएंगे, वो अपने हक की लड़ाई या फिर उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं संघात्मक में। क्योंकि यहाँ पर सत्ता जो है निचले स्तर तक है। तो आप निचले स्तर में अपने गांव में रहते हैं, सरपंच को पता है, सरपंच किसको बताएगा, अपने क्षेत्र के विधायक को बताएगा, विधायक किसको बताएगा, उस क्षेत्र के एमपी को बताएगा। क्लियर है। और वो एमपी कहाँ पर रखेगा, आपका सांसद जो है वहाँ पर संसद में रखेगा, लोकसभा में अपना उस चीज़ को रखेगा। तो यहाँ पर जो स्थानीय अपेक्षाओं को क्या है, स्वर मिल पाता है। और क्या है इसके फायदे देखिए, इससे जो है कभी भी स्थानीय विद्रोह नहीं होगा। जो यहाँ पर समस्या आ रही थी ना विद्रोह वाली, तो यहाँ पर कभी भी क्या नहीं होगा, स्थानीय विद्रोह नहीं होगा। क्लियर है। क्योंकि प्रशासनिक दूरी क्या है यहाँ पर कम होती जाती है। क्लियर है। लेकिन वहाँ पर दूरी क्या हो रही थी, एडमिनिस्ट्रेटिव गैप क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, यहाँ पर कम हो जाती है वो, तो इसलिए विद्रोह नहीं होगा। ये जो है लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को कहाँ तक, लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक ले जाती है, लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक ले जाती है। तो ये क्या था, ये संघात्मक के फायदे थे। इसके नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है कि इससे जो है, इसकी हानि देख लेते हैं। नुकसान क्या होगा, इससे क्षेत्रवाद की समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्लियर है। रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद की समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है सरकारें जो है विभिन्न स्तरों में बनेंगी, तो कहीं पर विकास ज़्यादा, कहीं पर विकास कम, या फिर कुछ सरकारें क्या कर सकती हैं, अपने आप को और मजबूत कर सकती हैं। हो सकता है वो केंद्र को चैलेंज करना शुरू कर दें। तो इसलिए यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर क्षेत्रवाद की समस्या उत्पन्न हो सकती है। विकास कार्यक्रम में अवरोध, विकास कार्यक्रम में अवरोध, ये भी हो सकता है। सरकारें क्या कर सकती हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो क्या कर सकती हैं, केंद्र को कार्य करने से कई बार जो है अवरोध उत्पन्न कर सकती है, कार्य में बाधा भी उत्पन्न कर सकती हैं। ये भी एक समस्या आ सकती है। ठीक। असंतुलित विकास, असंतुलित विकास, ये एक समस्या भी आ सकती है यहाँ पर, कि यहाँ पर जो है कुछ जगहों की राज्य सरकारें क्या हो सकती है, मजबूत हो सकती हैं, और कुछ जगहों की जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो कमज़ोर हो सकती हैं।
लेकिन अगर मान लीजिए सब पर सेंट्रल का एक हाथ होता तो क्या करते, मतलब पूरा व्यवस्था अगर पूरे देश के लिए व्यवस्था केवल केंद्र करते रहती तो सब पर समान रूप से विकास होता। पर यहाँ पर तो कैसा है, राज्य सरकारों को भी कैसा है, पावर मिला हुआ है, तो कुछ राज्य जो है ज़्यादा अच्छे से कार्य कर सकते हैं, कुछ राज्य कम अच्छे से कार्य करेंगे। तो जहाँ अच्छे से सरकारें कार्य करेंगी वहाँ विकास ज़्यादा होगा, और जहाँ पर सरकारें अच्छा कार्य नहीं करेंगी वहाँ विकास क्या हो सकता है, रुक सकता है। मतलब कि असंतुलित विकास हमको देखने को मिल सकता है कहाँ पर, जहाँ पर संघात्मक शासन प्रणाली चलती है। तो ये था क्या आपका संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछता है इसको। संसदीय और किसको, मतलब जो पार्लियामेंट्री और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम था उसको भी पूछता है और इनको भी पूछता है, पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम थोड़ा चर्चा करते हैं थोड़ा इसके आगे कि जो एक्चुअल में भारत ने किसको अपनाया है, संघात्मक को। तो संघात्मक पर थोड़ा अच्छे से चर्चा करते हैं कि क्या भारत में वाकई संघात्मक शासन प्रणाली चलती है, इस पर थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए संघीय शासन प्रणाली, संघीय शासन। अब देखिए इस संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत या फिर विकास कहाँ पर हुई, इसका विकास हुआ था अमेरिका में। इसका विकास कहाँ पर हुआ था, अमेरिका में। तो संघीय शासन का विकास कहाँ पर देखने को मिला हमको, अमेरिका में। अब देखिए चूंकि अमेरिका में इसका क्या हो रहा है, शुरुआत हो रहा है, इसका विकास हो रहा है, तो अमेरिका ने अपने अनुसार यहाँ पर क्या किया, संघीय शासन की परिभाषा बनाई। तो अमेरिका में देखिए संघीय शासन है, तो संघीय शासन की जो एक्चुअल विशेषता होती है वो क्या होती है, थोड़ा उसको भी सुन लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर जो है एक से ज़्यादा स्तरों में क्या होता है, शासन होता है। संघीय शासन की पहली विशेषता क्या है कि यहाँ पर एक से अधिक स्तरों में क्या होता है, शासन होता है। दूसरी विशेषता क्या होगी कि यहाँ पर संविधान की क्या होती है, सर्वोच्चता होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी होती है। तीसरी विशेषता क्या होती है, संविधान द्वारा शक्तियों का क्या होता है, वितरण होता है। मतलब यहाँ पर शक्तियाँ अपने मन से कोई बांटता नहीं है, बल्कि यहाँ पर संविधान द्वारा ही क्या होती हैं, केंद्र को शक्तियाँ कितनी मिलनी हैं, राज्य को कितनी मिलनी है, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है कौन, भारत, उस देश का संविधान, जहाँ पर संघात्मक प्रणाली चलती है। न्यायपालिका क्या होती है, यहाँ पर स्वतंत्र होती है, इस पर जो है किसी प्रकार कोई दबाव नहीं होता, किसका, किसी अन्य शासन के अंगों का। और क्या होता है, राज्यों को क्या मिलता है, रिप्रेजेंटेशन मिलता है, प्रतिनिधित्व मिलता है। ये कुछ विशेषताएं हैं किसकी, संघीय शासन की। अब देखिए बात करते हैं अमेरिका की। अब इसका विकास तो कहाँ पर हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है। तो अमेरिका में क्या विशेषताएं देखिए संघीय शासन की। अमेरिका में विशेषताएं ये हैं कि अमेरिका में क्या है, 2 संविधान है। अमेरिका में क्या है, 2 संविधान है, एक राज्यों का और एक केंद्र का। दूसरा क्या है, अमेरिका में दोहरी क्या है, नागरिकता है, दोहरी नागरिकता। एक नागरिकता किसकी, अमेरिका देश की, एक किसकी, जहाँ जिस राज्य में रहते हैं वहाँ की। अमेरिका में जो है दोहरी न्यायपालिका है, दोहरी न्यायपालिका, ये भी आपने देख लिया है। कहने का मतलब क्या है, एक न्यायपालिका कहाँ पर होती है, केंद्र के स्तर पर होती है, और एक न्यायपालिका पूरी स्ट्रक्चर बनती है, मतलब लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट पूरा बनता है कहाँ पर, एक सेंट्रल में भी और एक स्टेट में भी, जहाँ पर दोहरी क्या होती है, न्यायपालिका होती है। चौथी विशेषता क्या है अमेरिका के संघीय शासन की, कि यहाँ पर राज्यों को, ध्यान सुनिएगा इसको, यहाँ पर राज्यों को समान क्या मिला है, प्रतिनिधित्व मिला है, समान प्रतिनिधित्व मिला है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला है। राज्यों को क्या मिला है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब ये भाई इक्वल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए अमेरिका में क्या है, 50 राज्य हैं, तो प्रत्येक राज्य से 2 क्या होंगे, पॉलिटिकल मेंबर या फिर 2 मेंबर चुने जाएंगे। तो प्रत्येक राज्यों में सीटें कितनी होंगी, सीटें केवल 2 होंगी। भले वो राज्य छोटा हो, बड़ा हो, जनसंख्या अधिक हो, कम हो, जैसा भी हो, लेकिन प्रत्येक राज्य से 2 ही मेंबर क्या होंगे, चुनकर आएंगे सरकार में। क्लियर है। तो यहाँ पर कैसा है, प्रत्येक राज्य को कैसा किया गया है, यहाँ पर समान क्या मिला हुआ है, प्रतिनिधित्व मिला है। चाहे वो राज्य क्या है, जनसंख्या के लिहाज से छोटे हों या बड़े हों, क्षेत्रफल छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, लेकिन वहाँ पर कैसा है, इक्वल क्या है, रिप्रेजेंटेशन है।
क्लियर है। अब देखिए, ये तो बता दिया किसने, अमेरिका ने। अब बोला कि जो भी इस मापदंड को अपनाता है तो वो क्या कहलाएगा, वो संघीय कहलाएगा। अब सवाल उठता है भारत। अगर आप बात करें भारत की, देखिए अगर हम बात करें किसकी, भारत की, तो भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत में एकल संविधान है। भारत में क्या है, एकल संविधान। नागरिकता की अगर हम बात करते हैं तो भारत में क्या है, एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता। अगर हम न्यायपालिका की बात करते हैं तो भारत में क्या है, एकल न्यायपालिका भी है, एकल न्यायपालिका है। अगर हम बात करें राज्यों को समान क्या देने की, प्रतिनिधित्व देने की, तो भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। कैसा है, आनुपातिक, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है। कैसा है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है। मतलब कि जिन राज्यों की जनसंख्या अधिक है उन राज्यों में सीटें क्या होंगी, अधिक होंगी। तो मतलब सीटों का आवंटन जो है किसके आधार पर किया गया, भारत में जनसंख्या के आधार पर किया गया है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहाँ पर क्या है, राज्य छोटे हों बड़े हों जैसे भी हों, जनसंख्या जो भी हो, हर राज्य से कितने मेंबर जाएंगे, 2 ही मेंबर जाएंगे, 2 ही सीटें होंगी वहाँ पर। तो मतलब वहाँ पर समान है। लेकिन यहाँ पर कैसा है, आनुपातिक है। आनुपातिक किसके बेसिस पर, जनसंख्या के बेसिस पर। तो जहाँ जनसंख्या अधिक वहाँ पॉलिटिकल लीडर क्या हैं, ज़्यादा। जहाँ जनसंख्या कम वहाँ पर सीटें क्या हैं, कम। तो देखिए, चूंकि विकास तो कहाँ पर हुआ है, संघवाद का अमेरिका में हुआ है, लेकिन अमेरिका ने जो भी क्या बताए हैं यहाँ पर विशेषताएं बताई संघवाद की, उन विशेषताओं से एक भी विशेषताएं कहाँ पर नहीं मिल रही हैं, भारत में नहीं मिल रही हैं। इसीलिए अमेरिका के लोगों ने क्या कहा कि भारत कैसा है, भारत जो है संघीय देश नहीं है। भारत जो है क्या है, संघीय देश नहीं है। इसीलिए जो है एग्जाम में अक्सर पूछता है। एक अमेरिका के विद्वान थे, उनका नाम था क्या, के.सी. व्हीलर। उनका नाम था क्या, यहाँ लिख देता हूँ, दिखेगा, के.सी. व्हीलर। के.सी. व्हीलर। तो के.सी. व्हीलर ने क्या कहा है कि भारत जो है, क्या कहा है उन्होंने, भारत कैसा है, एक अर्ध संघ है, क्वासी फेडरल है। भारत कैसा है, अर्ध संघ है, अर्ध संघ, क्वासी फेडरल। अगर एग्जाम में पूछता है कि भारत को अर्ध संघ किसने कहा है, भारत को क्वासी फेडरल की संज्ञा किसने दी है, तो किसने कहा है, के.सी. व्हीलर। के.सी. व्हीलर ने कहा है। देखिए, तो इस तरह से क्या हुआ, एक विवाद छिड़ गया कि अमेरिका बोलने लगा क्या कि भारत जो है संघीय देश नहीं है, वो संघीय बनने का ढोंग करता रहता है। तो इस तरह से बहुत से जब विवाद सामने आने लगे, तब हमारी सुप्रीम कोर्ट सामने आई, और सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया। उस केस का नाम था क्या, बोम्मई केस। बोम्मई, कौन सा केस आया, बोम्मई केस आया। तो सुप्रीम कोर्ट में कौन सा केस आया, बोम्मई केस। और इस बोम्मई केस में क्या कहा, उन्होंने कहा कि भारत जो है, भारत आधारभूत रूप से कैसा है, भारत जो है वो आधारभूत रूप से संघीय है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भारत आधारभूत रूप से क्या है, संघीय। लेकिन ठीक अनुसंघी रूप से कैसा है, अर्धसंघ है। क्या बोल रहे हैं ये, मुस्लिम कोर्ट के बोम्बई केस में क्या बोला गया कि भारत जो है आधारभूत रूप से क्या है, संघीय है, लेकिन किस रूप में, अनुसंघी रूप से। मतलब मुख्य कारणों, मुख्य अगर आप बातों को देखेंगे तो उन जगहों में कैसा है, आपको संघीय ही दिखेगा, लेकिन जो मामले उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं उन जगहों में आप हमको हर अर्धसंघ कह सकते हैं। लेकिन आधारभूत रूप से अर्धसंघ कहना भारत को कैसा है, गलत है। ये किसने स्पष्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, बॉम्बे केस में स्पष्ट रूप से कह दिया और कहा कि भारत जो है आधारभूत रूप से कैसा है, वो बेसिकली कैसा है, संघीय है।
बस जो है कुछ कुछ मामलों में क्या है आपको वो अर्धसंघ दिख सकता है। तो केसी व्हीलर ने क्या कहा था कि भारत तो क्वासी फेडरल है, तो उसका जवाब देते हुए यहाँ पर बम्बई केस में क्या क्या साफ कह दिया कि यहाँ पर भारत चाहे जो कोई भी कुछ कहे वहाँ पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भारत कैसा है, एक संघीय देश है, आधारभूत रूप से क्या है, संघीय देश है। अब देखिए एक्चुअल में क्या था, आप इसको अगर समझने का प्रयास करेंगे तो आप समझ पाएंगे। और विभिन्न विद्वानों ने भी ये कहा है कि ये जो संघवाद का विचार है, ये संघवाद का विचार कोई संस्थागत विचार नहीं है। ये जो संघवाद का विचार है ये कोई संस्थागत विचार नहीं है, बल्कि ये तो बौद्धिक चिंतन का विषय है। ये कैसा है, ये संस्थागत विचार नहीं, मतलब किसी की जागीर नहीं है संघवाद कि अमेरिका बोले क्या कि मैं जो परिभाषा दे रहा हूँ उसी परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, संघवाद होना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी कहना क्या है, गलत है। तो लोग ये कैसा है, लोग अपनी परिस्थिति के अनुसार क्या कर सकते हैं, संघवाद को अपना सकते हैं और उस अनुसार जो परिभाषा भी दे सकते हैं संघवाद की, क्योंकि ये बौद्धिक चिंतन का विषय है। लोग अपनी सहूलियत के लिए क्या करते हैं, संघवाद को लाते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं बार बार जो है, ये संस्थागत विचार नहीं है, बौद्धिक चिंतन का विषय है, दिमाग लगाने वाला विषय है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्यों दिमाग लगाने वाला विषय कह रहा हूँ, या फिर जो विद्वान हैं वो भी क्या कह रहे हैं, ये जो बौद्धिक चिंतन का विषय क्यों कह रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर अमेरिका ये बोलता है कि 2 संविधान जहाँ पर होंगे, 2 नागरिकता जहाँ पर होगी, 2 न्यायपालिका जहाँ पर होगी, या फिर जो राज्यों को जहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा वही क्या होगा, संघीय होगा। तो ऐसा कहना क्या है, अमेरिका ने अपने हिसाब से या फिर अपने सहूलियत के लिए क्या किया, इसको अपनाया। कैसे अपनाया, देखिए अमेरिका में 2 संविधान हैं। क्यों ऐसा है, अमेरिका में 2 संविधान, 2 न्यायपालिका हैं, उसके पीछे रीज़न देखिए क्या है कि जैसे क्या हुआ, भारत आज़ाद हुआ कब आपका 1947 में, वैसे ही 1776 में क्या हुआ था, अमेरिका भी क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। लेकिन अमेरिका की आज़ादी और भारत की आज़ादी, इन दोनों में क्या है, फ़र्क है, बहुत बड़ा अंतर है। अंतर कैसे, देखिए हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत जो है एक ही बार में पूरा भारत क्या हो गया, आज़ाद हो गया। मतलब एक ही बार में अंग्रेज़ क्या हो गए, छोड़कर चले गए भारत से, एक ही दिन में। क्लियर है, मतलब कुछ राज्यों को अगर छोड़ देते हैं, पौंडीचेरी वगैरह को, गोवा वगैरह को, तो उनको छोड़ दीजिए, उसके अलावा भारत का 98% हिस्सा जो है उसको छोड़कर अंग्रेज चले गए एक ही दिन में, 15 अगस्त 1947 को। पर अमेरिका में ऐसा नहीं हुआ है। अमेरिका में क्या है, अमेरिकी क्रांति चली, उस क्रांति के चलते चलते क्या हुआ है, बहुत सारे अमेरिका के राज्य, छोटे छोटे राज्य क्या हुए हैं, अलग अलग दिनों में, मतलब क्या हुआ, कोई 1 महीना पहले आज़ाद हुआ, कोई 2 महीने बाद हुआ, कोई 3 महीने बाद हुआ, कोई 1 साल बाद हुआ। तो इस तरह से क्या हुआ है, अमेरिका के बहुत सारे जो राज्य थे वो पार्ट पार्ट में क्या हुए हैं, आज़ाद हुए हैं। क्लियर है, वो पार्ट पार्ट में आज़ाद हुए हैं। एक अमेरिका पूरा देश एक ही बार में क्या नहीं हुआ था, आज़ाद नहीं हुआ था। ध्यान सुने मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि भारत जो है कैसा है, एक ही बार में पूरा भारत, संपूर्ण भारत क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था एक ही दिन में। क्लियर है, यहाँ पर एक आंदोलन चला, कौन सा आपका, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके प्रभाव से क्या हुआ, भारत जो है कुछ सालों में पूरा पूरा आज़ाद हो गया। क्लियर है, एक दिन में। लेकिन अमेरिका में क्या हुआ है, वहाँ के राज्य जो है क्या हुए हैं, पार्ट पार्ट में क्या हुए हैं, आज़ाद हुए हैं। जैसा अगर भारत में होता क्या होता कि कभी यूपी होता आज़ाद, कभी जो है एमपी होता, कभी महाराष्ट्र होता। क्लियर है, तो ऐसा इंडिया में थोड़ी हुआ। इंडिया में क्या हुआ, पूरा का पूरा भारत एक बार में क्या हुआ, आज़ाद हुआ है। पर अमेरिका में कैसा हुआ है, राज्य जो है पार्ट पार्ट में क्या हुए हैं, आज़ाद हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, देखिए अब देखिए अमेरिका में ये हुआ कि इसके बहुत सारे राज्य जब आज़ाद हो गए, बहुत सारे राज्य जब इसके क्या हो गए, आज़ाद हो गए, तो इन्होंने देखा कि इनका एरिया क्या है, बहुत कम है, जनसंख्या भी कम है इनकी। इस तरह से क्या होगा, ये आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सैन्य क्षमता भी इनकी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हो सकता अगर ये अकेले अकेले फिर से ऐसे रहेंगे तो फिर से कोई क्या कर सकता है, गुलाम बना सकता है इनको। इसलिए इन सब ने सोचा, एक जगह इकट्ठा हुए और इन्होंने बोला कि हम सब आपस में क्या हो, सारे राज्य आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, और सारे राज्य आपस में मिलकर एक क्या बनाते हैं, संघ बनाते हैं। तो ये सारे राज्य क्या हो रहे हैं, ये आपस में क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, और मिलकर एक क्या बना रहे हैं, संघ बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस संघ का नाम क्या देंगे हम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्या देंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर सभी राज्य आपस में क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, और ये सारे स्टेट आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं,
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या फिर क्या संयुक्त राज्य अमेरिका बना रहे हैं। तो देखिए अमेरिकी संघ बनने का परिणाम कौन है? राज्य हैं। राज्यों की वजह से क्या बना है? अमेरिका का अस्तित्व आया है, अमेरिका आया है। अगर राज्य नहीं होते तो अमेरिका का अस्तित्व भी, अमेरिकी संघ का अस्तित्व भी नहीं होता। अब देखिए अमेरिका क्यों ऐसा बोलता है, आप यहाँ समझ सकते हैं कि अमेरिका क्यों बोलता है 2 संविधान। तो 2 संविधान तो बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अमेरिकी संघ बनने के पीछे कारण किसका है? कारण किसका है? राज्यों का। तो अगर आप राज्यों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं दोगे तो राज्य क्या है? नाराज हो जाएंगे और वहाँ से चले जाएंगे। तो राज्यों को खुश रखना भी जरूरी है। इसलिए क्या किया गया? एक किसका बनाया गया? एक उस संघ का बनाया गया क्या? संविधान। और एक संविधान किसका बनाया गया? उन राज्यों का। दोहरी नागरिकता, अब यहाँ भी खुश करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैसा है, जो बहुत सारे राज्य अमेरिका के, चाहे वो कैलिफोर्निया हो, चाहे वो शिकागो हो, चाहे वो कोलंबिया हो, चाहे वाशिंगटन हो, चाहे फ्लोरिडा हो, इन सभी राज्यों में क्या है, रहने वाले लोगों की एक अलग क्या होती है? नागरिकता होती है। और एक नागरिकता किसकी होती है? अमेरिका की, पूरे संघ की, अमेरिकी संघ की क्या होती है? नागरिकता होती है। तो यहाँ पर 2 नागरिकता भी, ताकि राज्य क्या रहें, वहाँ रहने वाले लोग क्या रहें? खुश रहें। 2 न्यायपालिका, क्लियर है? ये भी है, मतलब कि राज्य के स्तर पर भी कैसा है? लोकल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। वैसे ही केंद्र के स्तर पर भी क्या है? लोकल कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। अगर ये दोनों सुप्रीम कोर्ट में विवाद होता है तो कौन आती है? इसके लिए फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय, क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है? दोहरी न्यायपालिका भी देना क्या है? जरूरी था, ताकि राज्य क्या रहें? केंद्र से या फिर संघ से अलग न हो पाएँ। अब देखिए राज्यों को समान या फिर इक्वल रिप्रेजेंटेशन क्यों दिया जा रहा है? हर राज्यों से समान मेंबर क्यों आ रहे हैं? अब आप यहाँ पर इजीली समझ सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये राज्य क्या होंगे? नाराज होंगे और क्या हो सकते हैं? ये छोड़कर जा सकते हैं किसको? संघ को। तो यहाँ पर क्या है? ये अमेरिकी संघ बनने का कारण क्या है? राज्य है। इसलिए यहाँ पर क्या है? अमेरिका ने जो संघवाद की परिभाषा इस प्रकार दी। अब अगर भारत की बात करें तो भारत में कैसा है? आप देख सकते हैं कि भारत जो है कैसा है? भारत एक ही बार में क्या हो गया है? आज़ाद हो गया है। तो भारत संघ पहले से विद्यमान था। भारत संघ जो है ये राज्यों का परिणाम नहीं है, बल्कि भारत संघ में राज्य पहले से थे। भारत संघ के अंदर क्या थे? राज्य पहले से थे। संघ ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए इन राज्यों को क्या किया है? बनाया भी है और बिगाड़ा भी है, और राज्यों को पावर भी दिया है। तो संघ ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए क्या किया है? राज्यों को बाहर भेजा है। तो भारत में कैसा है? भारत में संघ जो है कैसा है? पहले से विद्यमान था। लेकिन अमेरिका में क्या है? संघ कैसे बना है? राज्यों के मिलने से संघ बना है। तो दोनों में अंतर है, क्लियर है? तो भारत में क्या हो रहा है? भारत को ये बोला जाता है कि भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। क्या बोल रहा है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। मतलब यहाँ राज्य क्या हो सकते हैं? नष्ट हो सकते हैं, लेकिन संघ कभी भी नष्ट नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? राज्य, अब देखते हैं, क्योंकि राज्य जो नए राज्य बन भी सकते हैं, कुछ राज्यों को हम क्या कर सकते हैं? ख़त्म भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या केंद्र हमेशा रहेगा और संघ हमेशा रहेगा, राज्य का अस्तित्व क्या हो सकता है? खत्म हो सकता है। यहाँ पर कैसा है? ये विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। किसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं? इंडिया के रेस्पेक्ट में। पर यहाँ पर कैसा है? ये जो है अविनाशी राज्यों का क्या है? विनाशी संघ है। मतलब संघ का विनाश हो सकता है, लेकिन राज्य कभी भी क्या नहीं होंगे? विनाश नहीं होंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर संघ का निर्माण जो है राज्यों के मिलने के कारण हो रहा है। इसलिए कैसा है? यहाँ पर ये जो है अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है, जहाँ पर राज्य कभी नष्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन क्या है? केंद्र यहाँ पर क्या हो सकता है? नष्ट हो सकता है। तो यहाँ पर कैसा है? संघ छोड़कर भाग न जाएं कौन? राज्य। इसलिए अमेरिका ने क्या व्यवस्था किया? इस प्रकार की व्यवस्था की, और उसने कहा कि ये हमारी संघवाद है। तो संघवाद का विकास चूंकि अमेरिका में हुआ, इसलिए अमेरिका क्या करने लगा? पूरी दुनिया में डोमिनेट करने लगा देशों को। इसलिए क्या कहा गया? ये बौद्धिक चिंतन का विषय है। लोग अपनी सुविधा के लिए, देश अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं? संघवाद को अपनाते हैं। तो जहाँ पर जैसी आवश्यकता पड़ेगी उस प्रकार का क्या होगा? यहाँ पर हम संघवाद अपनाएंगे। तो अगर आपके पास क्या है? इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है अमेरिका वाली, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि उन देशों में क्या है? संघवाद नहीं है।
क्लियर है। तो ये क्या था आपका, हालांकि अभी क्या कर दिया गया, अभी ये स्पष्ट कर दिया गया अमेरिका में भी कि अब वहाँ के राज्य जो है उसको छोड़कर नहीं जा सकते हैं संघ को। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बनने का जो प्रोसेस था यूएसए का, वो प्रोसेस क्या है, कुछ इस प्रकार था। तो वहाँ पर ऐसी व्यवस्था करनी प्रारंभ में क्या है, जरूरी थी। क्लियर है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, संघवाद की परिभाषा इस प्रकार किसने दिया, अमेरिका ने दिया था। ठीक। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि भारत और अमेरिका में के संघवाद में क्या अंतर है, भारत और अमेरिका के संघवाद में क्या अंतर है। तो आप देख सकते हैं अंतर क्या है, इस प्रकार का अंतर है। देखिए अगला देखते हैं, संघीय सरकारों के प्रकारों पर चर्चा कर लेते हैं। संघीय सरकारों के प्रकार क्या क्या होते हैं। देखिए संघीय सरकारें 3 प्रकार की होती हैं। संघीय सरकार, अब ये संघीय सरकारें जो है 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है परिसंघीय सरकार, परिसंघीय, ठीक है। दूसरा होता है क्या, संघीय सरकार, संघीय सरकार। तीसरा होता है एकात्मक संघीय सरकार, एकात्मक संघीय सरकार, जहां पर पावर सबसे ज़्यादा किसके पास हो, स्टेट के पास हो। ले है, जहां पर शक्ति राज्य के पास क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, वो क्या कहलाएगा, परिसंघीय। इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में पावर जो है कैसा है, राज्य के पास कैसा है, बहुत ज़्यादा है केंद्र के मुकाबले। ठीक। तो जहाँ पर क्या होगा, राज्य ज़्यादा ताकतवर होंगे, वो क्या कहलाएगा, परिसंघीय। संघीय मतलब क्या होगा, जहाँ पर सेंट्रल के पावर और स्टेट के पावर दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, वो क्या कहलाएगा, संघीय। जैसे कि कौन, अमेरिका। ठीक है। अगला होता है एकात्मक संघीय, जहां पर पावर ऑफ सेंट्रल इज मोर देन पावर ऑफ स्टेट, जहां पर राज्य की शक्ति क्या होती है, केंद्र के मुकाबले बहुत कम होती है, या जहां पर केंद्र क्या होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है, वो क्या कहलाता है, वो एकात्मक संघीय। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इंडिया। ठीक है। ये सब संघीय सरकारें हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सब क्या है, संघीय सरकारें हैं। अब इस संघीय, संघवाद हर जगह है, लेकिन पहले क्या बोल रहा था अमेरिका की संघवाद है ही नहीं। ठीक है। तो संघवाद हर जगह है, बस संघवाद के प्रकार क्या हैं, अलग अलग हो सकते हैं, पर ये सभी संघात्मक सरकारें हैं। परिसंघीय हो सकता है जहाँ पर क्या होगा, पावर किसको ज़्यादा मिला हो, स्टेट को, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया। संघीय हो सकता है जहाँ पर पावर दोनों को बराबर मिला हो, अमेरिका। और एकात्मक संघीय भी हो सकता है, जैसे कि इंडिया है, जहाँ पर जो है सेंट्रल का पावर, केंद्र का पावर ज़्यादा है, किससे, राज्यों से। इसका एग्जाम्पल कौन है, इंडिया है। ये संघीय सरकारों के प्रकार हैं। अब देखिए, अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि भारत में जो है, वो जो है, भारत में संघीय शासन की प्रकृति किस प्रकार है, भारत में संघीय शासन की प्रकृति किस प्रकार है। देखिए, एक तो आप लोग जान लिए कि इंडिया जो किसका एग्जाम्पल है, एकात्मक संघीय प्रकार का एग्जाम्पल है। लेकिन इंडिया जो है किस प्रकार का सरकार यहाँ पर चलाता है, इस पर भी क्या है, बहुत सारे भाग हैं। तो देखिए, भारत में कहाँ पर, इंडिया में संघीय सरकार की प्रकृति, ठीक, इसको हम 2 पार्ट में बांटकर पढ़ सकते हैं। पहला तो क्या, सैद्धांतिक रूप से, थ्योरेटिकल, और दूसरा क्या होगा, व्यवहारिक या फिर प्रैक्टिकल। ये क्या होगा, व्यवहारिक। तो व्यवहारिक रूप से और किस रूप से, सैद्धांतिक रूप से।
तो देखिए, अगर हम बात करें कि भारत में हालांकि एकात्मक प्रकार का संघीय सरकार चलता है, तो उसमें भी क्या है, उसकी प्रकृति या फिर नेचर, किस नेचर का सरकार चलता है भारत में संघीय में। तो देखिए, दो प्रकार से, एक सैद्धांतिक रूप से हम लोग पढ़ सकते हैं और दूसरा किस रूप से, प्रैक्टिकल रूप में। अगर हम सैद्धांतिक रूप से बात करें तो भारत में बोला जाता है कि भारत में यूनियन प्रकार की सरकार है। किस प्रकार सरकार है, यूनियन टाइप का सरकार। यूनियन टाइप का क्या है, संघीय सरकार है। तो भारत में संघीय सरकार किस प्रकार का है, यूनियन टाइप का है, या संघवाद किस प्रकार का, यूनियन टाइप का है। दूसरा क्या बोलते हैं कि भारत में सहकारी संघवाद है। भारत में क्या है, सहकारी संघवाद है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव संघवाद, ठीक है। और बोलते हैं भारत में बायोलॉजिकल संघवाद है, सबको पढ़ेंगे डिटेल में हम लोग। जैविक संघवाद, भारत में क्या है बोला जाता है, जैविक संघवाद है। तो अगर हम सैद्धांतिक रूप से देखें तो सैद्धांतिक रूप से ये कहा जाता है कि भारत में यूनियन टाइप का संघवाद है, भारत में कोऑपरेटिव संघवाद है, सहकारी संघवाद, पेपर में से पूछता है इसको। भारत में बायोलॉजिकल या फिर क्या, जैविक संघवाद है। ये किस रूप में है, ये जो है सैद्धांतिक रूप में है। लेकिन व्यवहारिक रूप की बात करें, जो एक्चुअल में भारत जिस रूप में आपको दिखाई देता है, जिस रूप में भारत आपको एक्चुअल में दिखाई देता है, उस रूप की अगर हम बात करें तो देखिए भारत किस प्रकार का है। भारत जो है एकात्मक संघवाद है, एकात्मक संघवाद। और क्या है, भारत में सौदेबाजी संघवाद है। समझ में आ रहा है आपको, भारत में क्या है, सौदेबाजी संघवाद है। भारत में एकात्मक संघवाद है, भारत में क्या है, सौदेबाजी संघवाद है। देखिए, अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस पर भी ध्यान दीजिए आप लोग कि भारत में क्या है, एकात्मक संघवाद है। तो भारत जो एक्चुअल में जो लोगों को दिखता है वो किस प्रकार दिखता है, वो जो है एकात्मक प्रकार का दिखता है, या फिर किस प्रकार दिखता है, वो जो है सौदेबाजी टाइप का दिखता है। वो क्लियर है। तो इन सब पर हम क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहले देख लेते हैं किसको, कि भारत जो है यूनियन टाइप का क्या है, संघवाद है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, और यूनियन टाइप का संघवाद ये क्या होता है। देखिए, यूनियन टाइप का संघवाद मतलब होता है कि राज्यों के, ठीक, जो भारत संघ है, वो भारत संघ जो है वो राज्यों के समझौते से नहीं बना है। भारत संघ जो है वो राज्यों के समझौते से नहीं बना है, बल्कि यहाँ पर राज्यों को अलग होने का अधिकार भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है कैसा है, भारत जो है राज्यों का क्या है, संघ है, लेकिन ये राज्यों के समझौते से नहीं बना है। ये क्या बोल रहे हैं कि भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। लेकिन ये जो संघ बना है, ये संघ जो है ये राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। जैसा अमेरिका में देखा था हमने, वहाँ पर राज्यों के समझौते से क्या बन रहा था, अमेरिकी संघ बन रहा था। तो ये राज्यों के समझौते का, ठीक, परिणाम नहीं है। क्लियर है। ये राज्यों के समझौते से नहीं बना है कौन, आपका भारत संघ, बल्कि कैसा है, यहाँ पर संघ पहले से विद्यमान था, उसने क्या किया है, शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यों को बनाया है। क्लियर है। तो यूनियन टाइप मतलब क्या बोल रहा है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। इसलिए आप देखते हैं कि आर्टिकल 1 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या है, भारत जो है क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। क्लियर है। संघ तो बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें यूनियन टाइप कैसे आ गया। अगर आप इसकी इंग्लिश में देखेंगे इसकी व्याख्या, तो क्या होता है कि आर्टिकल 1 क्या बोलता है, इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट फेडरल या फिर फेडरेशन ऑफ स्टेट। क्लियर है। ये यहाँ पर जो फेडरेशन ऑफ स्टेट की बात नहीं कर रहा है। संघ मतलब क्या होता है, फेडरेशन। तो अमेरिका में क्या है, फेडरेशन प्रकार का संघवाद है। हमारे यहाँ किस प्रकार का है, यूनियन प्रकार का संघवाद है। हमारे यहाँ किस प्रकार संघवाद है, यूनियन प्रकार का संघवाद। इसलिए हमने क्या लिखा है कि इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट फेडरल ऑफ स्टेट। क्लियर है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यूनियन टाइप मतलब कैसा है। तो ये सैद्धांतिक रूप से किताबों हम किस प्रकार पढ़ते हैं कि भारत जो कैसा है,
भारत में यूनियन टाइप का कैसा है, संघवाद है। ये राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। यहाँ पर जो राज्यों को भारत संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, सैद्धांतिक रूप से भारत किस प्रकार का है, यूनियन टाइप का है। ठीक है, अब देखिए एकात्मक संघ। ठीक है, अब हम चर्चा कर लेते हैं एकात्मक संघ की। दोनों तरफ क्या देखेंगे, एक इधर का एक इधर का। ये एक्चुअल में भारत दिखता है ऐसा, कैसे दिखता है देखिए, यहाँ पर क्या है, पहला चीज़ तो एकात्मक संघ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप पहले ही देख पा रहे हैं कि पावर ऑफ सेंट्रल इज मोर देन पावर ऑफ स्टेट। तो सेंट्रल के पास ज़्यादा पावर है किसके मुकाबले, स्टेट के मुकाबले, जो किसको दिखाता है, एक तरफा दिखाता है, मतलब एकात्मक संघ है। और क्या होगा, और जो है एकल संविधान भारत में क्या है, एकल संविधान। एकल संविधान जो किसने बनाया, ठीक है, केंद्र में बनाया नहीं है, मतलब एकल संविधान लागू होता है, मतलब किसको दिखाता है कि ये एक ही जगह है, मतलब क्या है, ये एकात्मक है। और क्या है, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, क्लियर है। और क्या है इसके अलावा, एकल न्यायपालिका और राज्यपाल का पद, गवर्नर का पद, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, ठीक है, चुनाव आयोग। और क्या है, कैग, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। और क्या है आपका, UPSC, संघ लोक सेवा आयोग, या फिर क्या, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब देखिए और भी बहुत सारे हैं, हम बहुत सारे बता सकते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ आपको एक समझ सकते हैं कि यहाँ पर एकात्मक संघ है व्यवहारिक रूप से। आप यहाँ देखिए UPSC को, तो कलेक्टर बनकर आते हैं कहाँ पर, राज्य में, उनको कैडर मिलता है, राज्यों में कैडर मिलता है, तो राज्यों में आते हैं, पर इनका एग्ज़ाम कौन लेता है, संघ। इनका एग्ज़ाम कौन लेता है, केंद्र लेता है, क्लियर है। तो एग्ज़ाम दिला रहे हैं कहाँ पर, केंद्र में, पर काम करने आ रहे हैं कहाँ पर, राज्य में। वेतन कहाँ से ले रहे हैं, राज्य से। वैसे ही कैग, CAG भी कहाँ पर रहता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये भी केंद्रीय पद है अलग, ठीक है। चुनाव आयोग, ये भी कैसा है, केंद्रीय पद है। गवर्नर, ये भी क्या है, राष्ट्रपति द्वारा कैसा होता है, चुना जाता है। एकल नागरिकता भी यही दिखाता है, एकल संविधान भी यही दिखाता है। तो भारत में क्या है, एकात्मक प्रकार का क्या है, ये व्यवहारिक रूप में भारत किस प्रकार से दिखता है, यहाँ पर एकात्मक संघवाद हमको दिखता है। ये उसके क्या हैं एग्जाम्पल। इसलिए क्या है, अलेक्जेंड्रोविच एक विद्वान हुए, उनका नाम है क्या, अलेक्जेंड्रोविच ने क्या कहा कि भारत जो है आधारभूत रूप से कैसा है, एकात्मक संघ है। नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अलेक्जेंड्रोविच। अलेक्जेंड्रो तो दिख रहा है, अलेक्जेंड्रोविच, इन्होंने क्या कहा है कि भारत क्या है, आधारभूत रूप से क्या है, एकात्मक संघ है। आधारभूत रूप से क्या है, एकात्मक संघ है। अब देखिए प्रीलिम्स में क्या पूछता है, इसके जस्ट पहले आपने पढ़ा था क्या, आपने केसी व्हीलर का पढ़ा था। तो केसी व्हीलर ने क्या कहा है, उन्होंने अर्ध संघ या फिर क्या क्वासी फेडरल कहा है भारत को। पर ये क्या कह रहे हैं, अलेक्जेंड्रोविच कह रहे हैं कि भारत जो है क्या है, आधारभूत रूप से एकात्मक संघ है। दोनों में अंतर है। तो दोनों का एग्जाम में पूछता है मान लीजिए, तो आप वहाँ पर क्या कर पाएँ, डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि अलेक्जेंड्रोविच ने कौन सा कथन कहा है। तो एकात्मक संघ वाला कथन जो किसने कहा है, अलेक्जेंड्रोविच ने। और केसी व्हीलर ने क्या कहा है, क्वासी फेडरल या फिर क्या अर्ध संघ वाली इन्होंने क्या की है, बात की है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, देखते हैं कल हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में क्या करेंगे, देखेंगे किसको हम, सहकारी संघवाद को, जैविक संघवाद को और सौदेबाजी संघवाद को। और इन पर पर्याप्त जो है उदाहरण देकर भी देखेंगे कि हमारे संविधान में किन किन जगहों पर इनके एग्जाम्पल जो देखने को मिलते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।